कैंडिडेट इतने ज्यादा पागल हो जाते हैं कि वो खुद की मेहनत तो छोड़ देते हैं और उनको लगता है कि हाँ भाई बस मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली, यही मेरा धर्म था और मैंने तो अपना धर्म पूरा कर दिया, अब इनकी जिम्मेदारी है सारी की सारी। बट सिलेक्शन तो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने पर्सनली कितने एफर्ट करे। दूसरा, आपके बिहाफ पे जाके पेपर में नहीं बैठने वाला। आप मुझे बस 6 महीने दो अपनी लाइफ के, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा अप्लाई करके देख लो। अगर आप 6 महीने में अफसर नहीं बनते ईमानदारी से मेहनत करने के बाद में, तो आके मुझे बोलना कि आपकी वजह से मैं फेल हो गया। मैं उस चीज को ना दिल खोल के एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ और जो आप बोलोगे वैसा आप लोगों के लिए करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आने वाले 6 महीने के लिए आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है और किन चीजों को प्रिपेयर करना है, क्या आपके सोर्सेज रहने चाहिए और मैं कैसे आपकी हेल्प कर दूंगा आपकी इस मोनोटोनस जर्नी के दौरान। एनडीए के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पेपर है मैथमेटिक्स का। देखो, अगर आप लोग मैथमेटिक्स को ही क्लियर नहीं करते तो आपका जीएटी का पेपर तो चेक ही नहीं होने वाला। तो मैथमेटिक्स में भी जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो हम लोगों को ये लगता है कि यार मैथमेटिक्स समझ में ही नहीं आ रहा। बिलीव मी, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जितना ज्यादा अपना वक्त दोगे ना, वो उतना ज्यादा आपको पॉलिश करके देगा, उतना ही रिजल्ट आपको देगा। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करना। बट प्रॉब्लम ये है कि बिना प्लानिंग के भी अगर आप पूछ जाओगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। तो एक प्रॉपर प्लानिंग क्या हो, स्ट्रेटेजी क्या हो, हम लोग कैसे उसको बनाए, पहले उसको भी समझना जरूरी पड़ेगा। नहीं तो आप लोग फिर से गलत प्लानिंग को यूज करके अपना अटेम्प्ट वेस्ट कर बैठोगे। तो चलिए एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी बनाते हैं जो आपके ना केवल अटेम्प्ट को सेव कर ले बल्कि आपको एक सही डायरेक्शन भी दिखाए अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। मेरा इंटेंशन बहुत क्लियर है कि कम से कम मैं आपको ये सिखा दूं कि खुद से कैसे करनी है चीजें, ताकि आप लाइफ में आगे चीजों में फेल ना हो। सबसे पहले तो आप लोगों को पीवाईक्यूज उठा के मैथ्स के सेक्शन को एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद में आपको ये देखना है कि कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो कि ज्यादा वेटेज वाले, जो टॉपिक ज्यादा वेटेज वाले हैं उनको हम लोगों को सेग्रीगेट कर लेना है और जहां पे इनपुट आउटपुट रेशियो मैक्सिमम होगा उनके ऊपर हमें अपना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना है। प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, मैट्रिक्स और ट्रिग्नोमेट्री ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर इनको कंपेयर किया जाए दूसरे टॉपिक्स के साथ में तो कोशिश करनी है कि पहले इनको अच्छे से कवर कर लो, क्योंकि ये टॉपिक आपके बेस की तरह यूज होते हैं दूसरे सेक्शंस के लिए। अगर इनको हम लोग अच्छे से कवर कर लेते हैं तो फिर बाकी आगे के लिए हम लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करने के बाद में आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर और इंटीग्रल्स जैसे टॉपिक्स को भी ध्यान से अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि जब तक आपको बेसिक्स ही नहीं पता तो कितना ही ऊंचा महल खड़ा कर पाओगे भाई, आप ही लोग बताओ। अब सोच के देखो कि प्रोबेबिलिटी से एवरेज 8 क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स से 8 क्वेश्चन और ट्रिग्नोमेट्री से लगभग 15 क्वेश्चन आपके पेपर में आते। थोड़ा सा भी एफर्ट करोगे तो इन क्वेश्चंस को तो आप सिक्योर कर लोगे। दूसरा, ये बेस की तरह भी ऐड होगा आने वाले टॉपिक के लिए भी, तो आपने इनको तो अच्छे से कवर कर लिया। अब देखो ये आपके कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाते हैं। अब ये भी टेंशन हो रही होगी कि भैया इतने सारे टॉपिक्स इनको कवर कैसे करना है। सबसे पहले इजी टॉपिक्स को कवर करो, फिर मॉडरेट लेवल के टॉपिक्स को, और बाद में आप लोग हार्ड टॉपिक्स की तरफ जा सकते हो। यानी धीरे धीरे हम लोगों को कंस्ट्रक्टिव एफर्ट करना है, ना कि अपने आप को डिस्ट्रॉय ही कर लेना है टेंशन के अंदर। मैथमेटिक्स चाहे सीडीएस का हो या एनडीए, मैंने एक चीज एनालाइज की कि भाई मैथमेटिक्स एक ऐसा सेक्शन है जहां पे हर टॉपिक से है ना मैक्सिमम 6 से 8 टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आप उन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को ढंग से प्रैक्टिस कर लेते हो तो वही बार बार वही टेक्निक आपको यूज करनी है, बट स्टेटमेंट चेंज होती है बस थोड़ी बहुत। अगर उसको अप्लाई करते रहोगे तो बेटर रिजल्ट भी देके जाएंगे ना वो आप लोगों को। सोच के देखो कि आपके सिलेबस में अगर 20 टॉपिक्स हैं, अगर 10 डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हर टॉपिक के बेसिस पे बन रहे हैं, तो बस उनकी क्वेश्चन के आपको 5-5, 6-6 टाइप्स को आपको प्रैक्टिस करना है और बाय द एंड ऑफ आपका पूरा का पूरे साइकिल में ना आपको 2000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। और देखना कि बार बार वही सेम चीज रिपीट हो रही है जो कि आप लोगों को इन्हीं टाइप ऑफ क्वेश्चन में पूछी जा रही है। सब कुछ सीखने के बाद भी मैक्सिमम लोग तो सिर्फ इसी वजह से फेल हो रहे हैं क्योंकि उनको एप्लीकेशन नहीं आता। देखो, एप्लीकेशन का एक फैक्टर तो होता है कि आपके पास में एडिक्वेट और सही नॉलेज हो, उसके अलावा आपको सही टाइम पे सही क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। देखो, टाइम की बहुत ही ज्यादा लिमिटेशन है, आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं 150 मिनट्स के अंदर। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ये पेपर 300 मार्क्स का है। 300 मार्क्स में से अगर हम लोग 150 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो हम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो हमको कैसे भी मार पीट के 60 प्लस क्वेश्चन को नेट सॉल्व करना है, यानी कि नेट सही होने चाहिए वो क्वेश्चन। तो इसके लिए क्या करना, हमारा मेन मोटिव कभी भी क्वांटिटी
क्वांटिटी पे नहीं रहना चाहिए, हमारा मोटिव रहना चाहिए क्वालिटी पे। पेपर के अंदर जो इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस है ना, कभी भी उनको गलत मत करो, क्योंकि हार्ड लेवल के क्वेश्चन तो कोई भी अटेम्प्ट नहीं करने वाला, आप कितने ही बड़े तुर्रम खाओ। और जो आदमी वहां पे रिस्क लेता है ना, वहां पे अपना टाइम ही ज्यादा वेस्ट कर। हम लोगों को कोशिश करनी है कि जो इजी लेवल के क्वेश्चन है वहां पे 100% हम लोग ठीक करें, और जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं उनमें हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को ठीक कर लें। तो आप देखना कि जो आपका 80% पेपर है ना, वो इजी एंड मॉडरेट से ही मिलके बना होता है। हार्ड लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो तो जस्ट आपको डराने के लिए ही होते हैं। अब ये सारी चीजें आप सीखोगे कैसे? इस चीज को सीखने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करने और ज्यादा से ज्यादा फुल लेंथ टेस्ट आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि फुल लेंथ टेस्ट सॉल्व करने से आपको ये पता चल जाएगा कि मैं कितने गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूँ। जितने ज्यादा मॉक पेपर सॉल्व करोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस पेपर के प्रति और मैथमेटिक्स जो आपका फियर है उसके प्रति खुद ब खुद बढ़ेगा। अब पेपर के टाइम पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि मुझे किस एरिया के अंदर प्रॉब्लम फेस हो रही है। जिस एरिया के अंदर पेपर एनालाइज करते हो आपको पता चले कि यहाँ पे मैं वीक फील कर रहा हूँ, उन्हीं क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो, क्योंकि जब हम लोग अपनी वीकनेसेस को कॉन्कर करना शुरू कर देंगे तो खुद ब खुद हमारी स्ट्रेंथ बन जाएगी। अभी से लेके एग्जाम तक ये अपनी आदत बना लो कि जब आप 1-1.25 महीने के अंदर अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, तो हर संडे को एक फुल लेंथ टेस्ट आपको जरूर सॉल्व करना है। पहले आप लोग 2024 के सेकंड पेपर से शुरू कर सकते हो और घटते हुए क्रम में आप चलते चले जाएंगे, क्योंकि जो मैथमेटिक्स का पेपर है ना, यूपीएससी वहां पे अपने टॉपिक्स को कभी चेंज नहीं करता। वही सेम चीज है ना, घुल मिल के उठा पटक करके वही सेम चीज घूम घूम के आ रही है। आपको बस उनको ढंग से सॉल्व करके अपनी नॉलेज को अप्लाई करना है। अब रिसोर्सेज के तौर पे तो मैं आपको यही बोलूंगा कि YouTube पे जेईई मेंस की फ्री वीडियो अवेलेबल है। जिस भी प्लेटफॉर्म से आपको फ्री में सही समझ में आ रहा है वन शॉट लेक्चर, उनको अच्छे से कवर करो। कवर करने के बाद में उनके बेसिस पे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। अब ये भी कर लिया, अगर आपको अपने बेसिक्स में दिक्कत आ रही है तो आप एनसीईआरटी को कंसल्ट करो, क्योंकि एनसीईआरटी ही यूपीएससी का बेस है। यूपीएससी अपने क्वेश्चन बनाता है गवर्नमेंट अथॉरिटीज को बेस मान के, कंटेंट को बेस मान के, तो इसीलिए वो कोशिश करेगा कि एनसीईआरटी से ही मैं क्वेश्चन और कंसेप्ट को उठाऊं। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस बुक के फॉर्म में तो आपको एनसीईआरटी बुक से ही करनी। अगर आप उसको मास्टर कर लेते हो तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको फेल होने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हारी। अब मैथ्स पढ़ते पढ़ते तो है ना, लोगों को ये लगना शुरू हो जाता है कि मैं तो पैदाइशी अंग्रेज हूं, इंग्लिश को तो मैं ऐसे सोल्व कर दूंगा। लेकिन जब एग्जाम में बैठते हो, क्योंकि 60% पेपर आपका रीडिंग स्किल पे बेस्ड है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन को सिर्फ आप इसी वजह से सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि आप सिर्फ रूल्स का रट्टा मार रहे हो। और आपको इसके लिए बहुत सारी छोटी छोटी चीजें करने की जरूरत है अपनी प्रिपरेशन के दौरान। आपको डेली 15 पेजेस किसी एक सेल्फ हेल्प बुक के पढ़ने की जरूरत है। वो ना केवल आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और रीडिंग स्किल को बूस्ट करेगा, बल्कि आपकी वोकैबुलरी और आपकी इंस्टिंक्ट को भी शार्प करने का काम करेगा, जो कि पेपर सॉल्व करने में आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर देगी। और ग्रामर और रूल को समझने के लिए आप लोग रेनन एंड मार्टिन नाम की किताब का यूज कर सकते हो, जो कि आपको रूल्स सिखा देगी, पर उसको भी पूरा नहीं पढ़ना है, उसकी भी आपको सेलेक्टिव रीडिंग करनी है। बट आप उससे पहले कुछ पीवाईक्यूज को एनालाइज कर लेना, आपको खुद में ही पता चल जाएगा कि ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछे जा रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंजक्शन से, प्रेपोजिशन से, फ्रेजल वर्ब से और ऐसे ही दूसरे टॉपिक से, तो उसमें भी आपका टाइम बच जाएगा और आपको फिजूल में इधर उधर एफर्ट करने की जरूरत नहीं। देखो 120 या 150 घंटे का आप कोर्स ज्वाइन कर लोगे ना, मैं आपको लिख के देता हूं कि वो आपको फायदा नहीं देगा जब तक आप लोग अपनी रीडिंग हैबिट को नहीं सुधारोगे। अब सोच के देखो कि अभी से लेकर के लगभग 6-7 महीने आपके पास में अगर आप डेली 10 पेज पढ़ोगे तो ना केवल आपकी वो रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव करेगा, अरे आपके अंदर क्वालिटी भी इंप्रूव करेगा, आपकी इमेजिनेशन स्किल भी इंप्रूव होगी और पैरेलली रिटन एग्जामिनेशन के साथ साथ में आपकी एसएसबी की भी तैयारी होती रहेगी। आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे कि मैं फलानी कोचिंग में जा रहा हूँ एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए। आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करने के लिए सब लोग बोलते हैं कि लक्ष्मीकांत पढ़ो, बट लक्ष्मीकांत एक ऐसी बुक है जो कि सिविल सर्विसेज मेंस के पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। अब वो 1200-1300 पेज की बुक में पढ़ने से ज्यादा छोड़ने का कंटेंट है, तो आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना उसमें मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। मैंने कुछ फ्री नोट्स कंपाइल किए हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उनको जाके पढ़ लो और एज इट इज जाके अपने नॉलेज से उसको अप्लाई कर देना पेपर के अंदर, आपको 100% मार्क्स मिल जाएंगे पॉलिटी से। पर प्रॉब्लम ये है कि कंसेप्ट समझ में आने के बाद भी जब तक हम लोग उसको प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग। भाई ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, क्योंकि यूपीएससी ने उन क्वेश्चंस को बनाया है आप जैसे कैंडिडेट्स को ही शॉर्टलिस्ट करने के लिए। अगर आपने एनडीए
सीए के सारे पीवाईक्यूज को एक बार सॉल्व कर लिया, सीडीएस के पीवाईक्यूज को सॉल्व कर सकते हो। उसके अलावा सिविल सर्विसेज के, जियोलॉजिकल सर्विसेज के, ईपीएफओ के या XYZ जो दूसरे यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किए गए एग्जाम्स हैं उनके आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और ये सारे पीवाईक्यूज आपको यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे, कहीं पे आपको फालतू किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं तो बोल ही नहीं रहा कि भाई आप लोग जाके पे करके कहीं से किताब खरीदो, सारे यूपीएससी की ऑफिशियल साइट पे फ्री में अवेलेबल। अब बायोलॉजी के लिए भी एक टेंशन ये है कि भैया पहले तो 9-10 से क्वेश्चन आ रहे थे, लेकिन आजकल 11-12 से भी चीजें पूछनी शुरू कर दी, तो हम लोग उसमें से पढ़े क्या छोड़े क्या, इतना सारा कंटेंट हो गया। देखो यार, मैं तो यही बोलूंगा कि यार बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन को याद करना पड़ेगा। कंसेप्ट है पर बहुत थोड़े हैं, और उसके लिए अगर आपको एनसीईआरटी पूरी पढ़नी पड़े और फिर 4-5 बुक पढ़नी पड़े तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। और मुझे पता है कि मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद में, इंग्लिश की रीडिंग करने के बाद में और दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ने के बाद में थोड़ा टाइम कम बचता है, तो इसमें भी मैं आपकी हेल्प कर दिए देता हूँ। तो बायोलॉजी के नोट्स भी मैंने टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर दिए हैं, उनको आप फ्री ऑफ कॉस्ट जाके अवेल कर सकते हो और अपने प्रिपरेशन के अंदर यूज कर सकते हो। बट उन नोट्स को भी यूज करने का फायदा तभी होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा उन कंसेप्ट के बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करो और अपनी नॉलेज को अप्लाई करो पेपर के अंदर, क्योंकि पेपर जो सिखा देगा ना तो आपको कोई कोचिंग सेंटर सिखा सकता है और ना ही राहुल भैया जैसा कोई ट्रेनर। आपको पीवाईक्यू से ही सॉल्व करके सीखना पड़ेगा। अब हिस्ट्री सेक्शन के लिए भी इतने सारे सोर्सेज हैं, कोई बोलता है थीम्स कर लो, कोई बोलता है स्पेक्ट्रम कर लो, कोई बोलता है लूसेंट कर लो, कोई बोलता है XYZ बुक कर लो या किसी एक पब्लिकेशन की बुक खरीद लो। बट प्रॉब्लम ये है कि कहीं जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब हम लोग कहाँ से खरीदे, कहाँ से पढ़े, कहाँ से क्या। देखो इसमें भी मैंने रिसर्च करके कुछ नोट्स को कंपाइल कर दिया है एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और कल्चरल सेक्शन के लिए। आप लोग उनको पढ़ सकते हो। ना केवल वो आपकी नॉलेज को बूस्ट करेगा बल्कि पेपर के लिए भी आपको एक स्ट्रेट डायरेक्शन प्रोवाइड कर देगा। इतना पढ़ने के बाद भी आपका काम पूरा नहीं हुआ। काम तो तब पूरा होगा जब इन कंसेप्ट को आप पेपर पे अप्लाई करना सीख लोगे। उसके लिए भी आप लोग पीवाईक्यूज को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो। क्वेश्चन जितने ज्यादा सॉल्व करोगे ना, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। देखो पेपर को सॉल्व करने के लिए एक ही चीज चाहिए, वो है कॉन्फिडेंस। नॉलेज तो आपका बेस है ही ना। ज्योग्राफी के लिए मार्केट में बहुत सारे सोर्सेज यूज हो रहे हैं। कोई बोलता है जीसी लियोन खरीद लो, कोई बोलता है एनसीईआरटी यूज कर लो, कोई बोलता है कि भाई XYZ इंस्टीट्यूशन की या XYZ एकेडमी की कोई बुक यूज कर। बट प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि टाइम के साथ ये बुक्स अपडेट नहीं हो रही, तो पेपर की डिमांड को भी ये बुक्स मीट नहीं कर पाए। तो मैंने क्या किया है, मैंने डिफरेंट बुक्स को पढ़ के, सोर्सेज को पढ़ के, इनको एनालाइज करके एक ही जगह पे कंपाइल कर दिया है। नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उनको यूज करो। बट फिर से बोल रहा हूँ, कंसेप्ट जब तक अप्लाई करना नहीं सीखोगे ना, यार नहीं होगा फायदा। ज्योग्राफी पढ़ते हुए जितने ज्यादा आप लोग डायग्राम्स को देखोगे, जितनी ज्यादा इमेजेस को देखोगे, जितने ज्यादा आप मैप्स को कंसल्ट करोगे, उतना ही ज्यादा सीखोगे। अगर फिर भी आपको बेसिक स्ट्रॉन्ग करने हैं तो आप 11th और 12th क्लास की ज्योग्राफी बुक्स को पढ़ सकते हो। उनसे ऊपर कोई दूसरी बुक नहीं है। NDA हो, CDS हो, CAPF हो या कोई भी दूसरा एग्जाम हो, या सबसे ज्यादा बदनामी अगर किसी सब्जेक्ट को मिली है ना, वो है इकोनॉमिक्स। बट बिलीव मी, 100% मार्क्स यहाँ पे स्कोर किए जा सकते हैं और सबसे फायदेमंद ये सब्जेक्ट है। मैं आपको ये बोलूंगा कि इकोनॉमिक्स के लिए अगर आपको ये लग रहा है ना कि भैया मुझे 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक नहीं समझ में आ रही, मैक्रो और माइक्रो वाली, तो यार टेंशन क्यों ले रहे हो। मैं बैठा हूँ, मैं आपको इतना बोल रहा हूँ कि स्टैटिक के लिए जो नोट्स मैंने अपलोड कर रखे हैं उसके अंदर आपको हर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बिल्कुल टू द पॉइंट लैंग्वेज में, कोई इधर उधर का बीच में प्रमोशन का पोस्टर नहीं है। उसके बाद में जो आपका करंट अफेयर वाला सेक्शन है, वहां पे 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। एक होता है आपका इकोनॉमिक सर्वे, दूसरा होता है बजट। उनको भी मैं कंपाइल करके एक समरी अपलोड कर दूंगा, जो आप पेपर के टाइम पे यूज कर लेना। एज इट इज आपको हेल्प कर देगी। काहे इधर उधर नाचना और घूमना है भाई। इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, जितने ज्यादा इसके कंसेप्ट को आप अप्लाई करोगे ना, उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। देखो यहाँ पे तो सारा का सारा है ना कंसेप्ट का खेल है। CRR बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन पे कैसे इफेक्ट आएगा, तो इस तरह के कंसेप्ट आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछे जाते। देखो फिजिक्स को लेके है ना, सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन तो मार्केट में यही चल रहा है कि भाई फिजिक्स के अंदर है ना बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बहुत सारी थ्योरीज पूछी जाती हैं। बट ऐसा झूठ है। फिजिक्स में है ना, जो यूपीएससी वो इस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड है कि आपको उन कंसेप्ट की एप्लीकेशन आती है या नहीं। जब तक आपको उन कंसेप्ट की एप्लीकेशन ही नहीं आएगी तो यूपीएससी के क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते, चाहे जाके पीवाईक्यूज चेक कर लेना। तो ऐसे टाइम पे आपको जब 9th एंड 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हो ना, तो वहां पे देखो कि कैसे आपको नॉलेज को अप्लाई करना है। और वो सीखने के लिए तो आपको ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे। जो 11th एंड 12th क्लास से क्वेश्चंस और टॉपिक्स आते हैं, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट पूछ लिया, तो वो मैं नोट्स के अंदर कंपाइल करके आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। उनको आप अपने नॉलेज के लिए यूज कर लेना। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और उतने ही मार्क्स आप ज्यादा स्कोर कर पाओगे आपके पर्टिकुलर अटेम्प्ट के।
एनडीए के स्टूडेंट्स के साथ में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पेपर बहुत ज्यादा हार्ड है, बड़ी मुश्किल से वो लोग पेपर क्वालिफाई करते हैं और पेपर क्वालिफाई करने के बाद में जब लोग वहां तक पहुंचते हैं ना, तो उस टाइम तक फिर वो टेंशन लेते हैं कि अब एसएसबी की प्रिपरेशन कैसे करें। तो देखो एसएसबी और रिटन की प्रिपरेशन है ना साइमल्टेनियसली चलानी पड़ेगी। उसके लिए आपको है ना किसी कोचिंग या बैच को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। देखो डेली आपको 15 से 20 पेजेस किसी एक सेल्फ हेल्प बुक के पढ़ने हैं। गाइस मेरा इंटेंशन किसी कोचिंग को बेकार बोलने या किसी के ऊपर कीचड़ उछालने का नहीं है, क्योंकि अंत में आज नहीं तो कल मैं भी कोई ना कोई कोर्स तो लॉन्च करने ही वाला हूँ, क्या मुझे भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई मुझे भी इस फील्ड में सस्टेन करना है, मुझे भी अपना घर चलाना है। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि जो भी आप डिसीजन लो ना, इन्फॉर्म डिसीजन लो, क्या मार्केट में सही है क्या गलत है आपको पता होना चाहिए। बाद में ज्वाइन करने के बाद में हार्ट ब्रेकिंग फील होता है कि काश यार ये ना कर, तो वो फीलिंग आपको नहीं आनी चाहिए। यार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मैं आपसे कभी ये पूछूं कि लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो। अब YouTube का एल्गोरिथम ऐसा है कि मैं कितना भी अच्छा वीडियो बना लूं, जब तक लोग उसके ऊपर इंटरेक्शन नहीं बढ़ाएंगे, लाइक नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो उसमें क्या होता है वो वीडियोस अच्छे दब जाते हैं। और आप लोग सोच के देखो, जो ये अच्छा इनिशिएटिव भी है ना, ये चंद एक लोगों तक सिमट के रह जाएगा। मैं मानता हूँ कि इंसान थोड़ा सा सेल्फिश होता है कि अच्छी बात सिर्फ मेरे तक रहनी चाहिए, बट आप सोच के देखो अगर हम लोगों के इस इनिशिएटिव और इस कम्युनिटी की वजह से कोई एक अच्छा एस्पायरेंट और अच्छा कैंडिडेट पोस्ट तक पहुंच जाए तो क्या नुकसान है यार। अंत में इतना ही बोलूंगा, अगर आप अपनी प्रिपरेशन को फ्री में कंप्लीट करना चाहते हैं और एक सही डायरेक्शन चाहते हैं, मेरे एक्सपीरियंस और मेरे फेलियर से सीखना चाहते हैं, तो लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहां से जाकर के आप लोग फ्री में प्रिपरेटरी मटेरियल और नोट्स को अवेल कर सकते हैं, जो कि आपको एक सही डायरेक्शन दे देगा। इसके अलावा आप दूसरे वीडियोस को भी देख सकते हैं। अब तुम्हारा सिलेक्शन तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो मैं ले लेता हूँ, बाकी दूसरों को गाइड करना सही तरीके से वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए इतना ही बोलूंगा कि इरादा एक होगा और नेक होगा तो कामयाबी जरूर मिलेगी।